जोहार नमस्कार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाई बहनों, आज भी हम हाजिर हो गए हैं कृषि संबंधित नई नई जानकारियों के साथ आप सभी किसान भाई बहनों के लिए। चलिए हम शुरुआत करेंगे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पशुपालकों के लिए विशेष लाभदायी है पशुधन बीमा योजना। बरसात के मौसम में करें नए फल बागों की विशेष देखभाल। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। पशुधन बीमा योजना पशुपालकों के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजना है। पशुपालन के दौरान कभी कभी ऐसी नौबत आती है कि बीमारी या किसी अन्य कारणवश पशुओं की असमय मृत्यु हो जाती है, जिससे पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे नुकसान से पशुपालकों को बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना चलाई जाती है। संकर और देसी नस्ल के दुधारू पशुओं का बीमा कराकर किसान निश्चिंत होकर दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। बरसात का मौसम कृषि कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बरसात के समय पर ही वर्ष भर के अनाजों एवं सब्जियों का उत्पादन निर्भर करता है। इसके साथ ही इसी समय में आप नए फल बाग भी लगा सकते हैं या नए फल बाग में बरसात के समय कुछ विशेष कृषि कार्यों को करके लंबे समय तक लाभान्वित हो सकते हैं। बरसात के समय जिन्होंने नए फल बाग लगाए हैं वह मिट्टी पौधे के जड़ के पास मिट्टी को चढ़ा दें और जिससे कि जल जमाव ना हो। और इस समय बरसात के समय में बहुत सारे रोग का प्रकोप होने की संभावना होती है पत्तियों पे। पौधा बिल्कुल अभी युवा है, शिशु है, ऐसी अवस्था में पौधे की सुरक्षा हेतु फफूंदी नाशी का प्रयोग करें। फफूंदी नाशी दवाओं में कार्बेंडाजिम का प्रयोग किया जा सकता है। 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। इस समय बहुत सारे कीड़ों का भी प्रकोप होता है जो कि पत्तियों को नष्ट करती हैं। पत्तियों पर कीड़ों से बचाव के लिए क्विनालफॉस का छिड़काव करें। 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। शिमला मिर्च की खेती करने के इच्छुक किसान बुआई से पूर्व शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेद के बीजों का चयन अवश्य कर लें। शिमला मिर्च के उन्नत प्रभेदों में कैलिफोर्निया वंडर और भारत बेहतर मानी जाती है। इन प्रभेदों को लगाकर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। भारत और कैलिफोर्निया वंडर ये शिमला मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 250 क्विंटल शिमला मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत से किसान भाई इस खरीफ में अरहर की भी बुआई किए हैं। अरहर में जब फूल और फल लगने का समय आता है तो उनमें फल छेदक जैसे कीटों के लगने की संभावना रहती है। आइए आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं इन कीटों के नियंत्रण के उपाय। किसान भाइयों, जैसे अभी खरीफ में अरहर लगने वाला है तो अरहर में तो सामान्यतः आपका जो जब फूल और फल आने लगता है उस समय कीड़ा का प्रकोप होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप लोग क्विनालफॉस का आता है जो फल छेदक कीट का क्विनालफॉस 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार, तो आपका फल छेदक कीट से नियंत्रण पाया जा सकता है। खेतीबाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। सफलता की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। आइए हम मिलते हैं ऐसे ही एक किसान से जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की। आइए मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। अपने खेतों में व्यस्त ये किसान अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ किसानों में से एक हैं। ये वर्ष भर अपने खेतों में व्यस्त रहते हैं। अनाजों के साथ साथ मुख्य रूप से अगाध सब्जियों की खेती करने में इनकी पहचान है। हम परिवार सभी लोग खेती में लगल रहते हैं और सब खेती अच्छा तरह से खेती ही हम लोग का पेट रोजी का रोजगार है। हम और खेती से चलता है, पढ़ाई लिखाई बच्चों को सब चलता है। यही से
और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 29, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 27, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 30, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही भावों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। मूल्यविदों के अनुसार दलहनी अनाजों के भावों में आंशिक नरमी संभव है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भावों में तेजी बरकरार है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2500, अधिकतम 3100 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 3000, अधिकतम 4500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600, अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10200, अधिकतम 11500 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 8000, अधिकतम 8600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4800, अधिकतम 5100 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9150, अधिकतम 10100 रुपए। आलू न्यूनतम 1700, अधिकतम 1900 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1460, अधिकतम 1900 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। चलिए जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप अपने जीवन यापन के लिए कई तरह का व्यवसाय करते हैं। उन व्यवसायों में से एक व्यवसाय है मधुमक्खी पालन व्यवसाय। ये कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली व्यवसाय है। चलिए इसके बारे में हम अधिक से अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर माया कुमारी से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शंकर कुमार पाठक। आज कृषि जगत में नई नई तकनीकों के आ जाने से खेती करना और भी आसान हो गया है। खेती के साथ साथ पशुओं का पालन समेकित कृषि प्रणाली को दर्शाता है, जिससे किसान कम लागत तथा कम जगह में ही अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करने में सक्षम हो गए हैं। इसी दिशा में आज मधुमक्खी पालन किसानों के बीच काफी लोकप्रिय साबित हुआ है। कम लागत एवं वैज्ञानिकों के सलाह पर किए गए इस व्यवसाय से काफी लोग आए दिन जुड़ रहे हैं। मधु को एक अमृत के समान माना जाता है, जिसका दिनचर्या में खूब उपयोग भी होता है। इस व्यवसाय को अपनाकर किसान अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। झारखंड राज्य कृषि के साथ साथ जो कृषि कर रहे हैं, यहाँ के किसान जो कृषि कर रहे हैं, तो कृषि के साथ साथ जो है यहाँ पे बागवानी का भी असीम संभावनाएं हैं। तो बागवानी के साथ साथ अगर किसान बागवानी अगर कर रहे हैं तो उससे मधुमक्खी पालन भी हो सकता है। मधुमक्खी पालन को एक रोजगार के रूप में आप ले सकते हैं। अगर आप बागवानी को छोड़ भी दें तो यहाँ के पहाड़ों में एक से एक जाति के पौधे हैं, जैसे आप शीशम का पौधा हो गया, नीम का पौधा हो गया, सखुआ हो गया, यूकोलिप्टस हो गया। तो
यह सब जो पौधा है यह शो कर रहा है कि आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। झारखंड चूंकि हरे भरे पेड़ पौधे के लिए जाना जाता है, तो यहाँ के परिवेश में मधुमक्खी पालन करना एक सफल विकल्प हो सकता है। किसान खेती के साथ साथ अपनी बागवानी में 2 बक्से से मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। मधुमक्खी की प्रजाति का चुनाव वैज्ञानिकों के सलाह पर करना लाभदायक होता है। आप अगर मधुमक्खी पालन 1 या 2, 1 बक्सा तो नहीं हम कहेंगे, 2 बक्सा से स्टार्ट करना चाहिए। और 2 बक्सा से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप फिर धीरे धीरे वह बक्सा जो है आगे बढ़ते जाएगा। इसमें क्या है कि बक्सा में बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं पड़ता है। आप अगर 1 बक्सा लेते हैं तो उसको 2000 से 2500 रुपया लगता है, और 1 बक्सा से आप 1200 से 1500 रुपया जो है उसमें लाभ कमा सकते हैं। भंवर प्रजाति का मधुमक्खी यहाँ पर आमतौर पर किसान पालन करते हैं, मगर इससे सालाना ज्यादा मधु का उत्पादन नहीं होता है। इसलिए एपिस डोर्साटा, एपिस फ्लोरिया या इटालियन प्रजाति की मधुमक्खी का चुनाव फायदेमंद रहता है। इससे आमतौर पर सालाना 70 से 80 केजी मधु का उत्पादन हो सकता है। बहुत सारे किसानों के पास यह समस्या आ जाती है कि हम कौन सा वैरायटी का पालन करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो मधुमक्खी मिलता है वह भंवर प्रजाति का मिलता है। तो अगर हम उसका पालन करते हैं तो उससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, थोड़ा उसका कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि वैरायटी तो इसका बहुत है, स्पेसीज बहुत है, जैसे एपिस डोर्साटा हुआ, एपिस फ्लोरिया हुआ, एपिस इंडिका हुआ, एपिस डोर्साटा हुआ, ये सब प्रजाति हैं, लेकिन यह सबका क्वालिटी बिल्कुल अलग है। अभी जो प्रचलन है इसमें आप इटालियन मधुमक्खी को आप पाल सकते हैं। अगर आप इटालियन मधुमक्खी का पालन करते हैं तो पूरे 1 बक्से में साल भर में 70 से 80 केजी जो है आपका मधु निकल सकता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मधु की भूमिका अहम है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ऐसे बहुत से तत्व हैं जिससे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और तो और इसका पोषण लेने से हमें फल, दूध व मांस के बराबर प्रोटीन प्राप्त होता है। मधु को तो एक तरह से अमृत के रूप में लिया जाता है, और यह अभी से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही जो है मधु को एक अमृत के तरह प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसकी तुलना अगर हम अंडे से करें तो मधु अगर हम 200 ग्राम लेते हैं तो यह 10 अंडे के बराबर होता है। अगर हम नारंगी से इसका तुलना करते हैं तो 200 ग्राम मधु वह 8 नारंगी के बराबर होता है। दूध से अगर तुलना करें तो 200 ग्राम मधु वह 1.5 किलो दूध के बराबर होता है। मछली से अगर करें तो 200 ग्राम मधु आपका 400 ग्राम मछली के बराबर होता है। अगर मीट से अगर करते हैं तो 200 ग्राम मधु व 300 ग्राम मांस के बराबरी कर सकता है। आमतौर पर मधुमक्खी पालन का समय बसंत ऋतु से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि इस समय सभी पेड़ पौधे में फूल खिले रहते हैं, जिससे मधुमक्खियों को आसानी से रस की प्राप्ति हो जाती है। मधुमक्खियों के एक फूल से दूसरे फूल में बैठने से परपरागन की क्रिया होती है, जिससे फसलों का बढ़वार भी सही ढंग से होता है। इसके अलावा बक्से को 10-10 दिन के अंतराल में साफ करते रहना चाहिए और खेत में बक्से को सावधानी से इधर उधर रखना चाहिए जहां पौधे में फूल खिले हुए हैं। इससे मधुमक्खियों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता रस लाने के लिए। बक्से से मधु निकालने के लिए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के साथ जाना चाहिए। चेहरे तथा हाथ पूरी तरह से ढके रहना चाहिए, जिससे मधुमक्खी काट ना सके। इन्हीं सब वैज्ञानिक विधि को अपनाकर हम मधुमक्खी पालन से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन का जो सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है वो बसंत ऋतु होता है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले तो आप स्टार्ट फरवरी महीना से करें, जनवरी फरवरी से ही आप स्टार्ट करें, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको अगर आप 2 बक्सा लगाए हैं तो आप बसंत ऋतु ख़त्म होते होते 10-20 बक्सा भी हो सकता है। आप तो यह कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो फेवरेबल कंडीशन है वह बसंत ऋतु है, क्योंकि उस वक्त जो है सारा जो है फूल खिला हुआ रहता है। आसपास में जो है रबी फसल जो है वह भी लगा हुआ रहता है, सहजन का फूल खिला हुआ रहता है। तो मधुमक्खी को जो पराग लाने में और मधु लाने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ
परेशानी नहीं उठाना पड़ता है, इसलिए उसका मल्टीप्लिकेशन रेट जो है बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी यह चीज़ ध्यान देना पड़ता है कि जैसे हम मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि जो पालक है उसको कहीं पे काट लिया या कुछ कर लिया, इसकी वजह से बहुत सारे किसान भाई उसका पालन नहीं करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है कि जैसे अगर हम मधुमक्खी का बक्सा अगर कर रहे हैं, हाँ उसके लिए क्या है कि अगर हम मधुमक्खी का बक्सा देख रहे हैं तो 10-10 दिन के अंतराल में जो है उसको साफ़ सुथरा करना पड़ता है। 10-10 दिन के अंतराल में आप साफ़ सुथरा कीजिए। जब आप उसका केयर करने के लिए जा रहे हैं, साफ़ सुथरा करने के लिए जा रहे हैं, तो एक बी व्हील आता है जो कि आप फेस में पहन सकते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन करके आप जाइए। तो इससे क्या होता है कि प्रोटेक्शन होता है, किसी भी तरह अगर मधुमक्खी आपको काट नहीं पाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, हम किसान भाइयों को यह भी सलाह देना चाहते हैं कि अगर मधुमक्खी काट लेना वह भी एक फ़ायदेमंद है, वह नर्व के लिए जो है कि एक बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको मधुमक्खी अगर काट लेता है, एक मधुमक्खी अगर काट लेती है तो उससे आपका जो है नर्व प्रॉब्लम वो काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा देखा गया कि बक्सा को कई किसान भाई जो एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाते हैं, तो इसका क्या प्रक्रिया है, इसका क्या फ़ायदा है? इसका क्या है कि जैसे बसंत ऋतु में आपको फूल फल जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो आप एक जगह में रखें। फिर कभी क्या होता है एरिया बेसिस कोई चीज़, जैसे लोग खेसारी है, खेसारी लोग लगा रहा है, तो खेसारी जैसे जिस एरिया में खेसारी लगा हुआ है तो उस एरिया पे लोग जाएगा, अपना बक्सा ले जा करके वहीं पे ले जा करके रख देता है। तो मधुमक्खी को पराग लाने में, क्योंकि एक उसका एक और भी गुण है, मधुमक्खी का क्या गुण है कि वो 3 से 4 किलोमीटर के सरकमफेरेंस का ही वह फूल का रस चूस सकता है, पराग ला सकता है। तो अगर हम एक जगह रखते हैं तो 3-4 किलोमीटर के सरकमफेरेंस पे का ही ला पाएगा। तो अगर एक जगह का ख़त्म हो जाता है तो फिर हम उसके बक्सा को उठा करके दूसरी जगह पे रख देते हैं। तो मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए कई तरह की जानकारियाँ आपने प्राप्त की, तो चलिए आगे जानकारी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा और विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप अपने खेतों में जब हाथों से काम करते हैं तो आपका समय तो ज़्यादा लगता ही है, साथ ही साथ खर्च भी ज़्यादा लगती है। और अगर आप यांत्रिक विधि से खेती करते हैं तो आपका समय भी कम लगता है और आपकी बचत भी होती है। चलिए इसी के बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार के पास, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शंकर कुमार पाठक। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जामताड़ा आई हुई है। आजकल देखा गया है कि बहुत सारे किसान भाई जो है यांत्रिक विधि से खेती करते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो आइए इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ के कृषि अभियंत्रण विभाग के श्री प्रमोद कुमार जी। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जोहार किसान भाइयों। ये बताइए कि ये जो यांत्रिकी विधि है ये क्या है? यांत्रिक विधि ऐसा कुछ नहीं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। ऐसा है कि जैसे हर चीज़ में चेंजिंग आ रहा है, बदलाव आ रहा है। जैसे पहले मिट्टी का घर था, आजकल पक्का का घर बन रहा है। रहने के लिए अपना मतलब व्यवस्था चेंज करा है। पहले आदमी के रहने में मतलब जो चेंजिंग आ रहा है इसी तरह के खेती में चेंजिंग जो आ रहा है वही यांत्रिकरण, मतलब उसमें मशीन का उपयोग और औजार का उपयोग कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये चीज़ यांत्रिकरण। मतलब कि किसान भाई पहले से मतलब वही पुराने औजार
उपयोग करते आ रहे हैं, पुराने औजार उपयोग करते आ रहे हैं, वही प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अभी क्या है कि देश की जनसंख्या ऐसी बढ़ रही है, तो जब देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके साथ साथ देश का मतलब कृषि उत्पादन बढ़ाना भी जरूरी है। जब तक हम लोग कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तब तक पूरे देश को कैसे खिलाएंगे। और उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना और उत्पादन बढ़ा के और हमको एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों में भेजना भी है, क्योंकि अदर चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट है जो हमारा उसको भी पूरा कैसे किया जाए। इसके लिए जब तक हमारा कृषि का मतलब जो भी उत्पादन उसको जब तक नहीं बढ़ाएंगे, यांत्रिकरण नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा मतलब ये चीज़ नहीं हो पाएगा। तो किसान भाइयों को जो भी पुराने औजार है उसको चेंज करना है, मतलब पुराने औजार है उसको छोड़ के कुछ नए औजार का उपयोग करना और जो खेती का जो है उत्पादन को बढ़ाना है। जैसे किसान भाई देसी हल उपयोग करते आ रहे हैं, यही के अभी हमारा झारखंड में बहुत पुराने औजार मतलब वही एक या दो औजार है, इसी को उपयोग करते आ रहे हैं। यहाँ तक बहुत ज़्यादा तक यहाँ तक किसान के पास ट्रैक्टर भी नहीं है। बहुत से किसान तो यहाँ औजार का नाम भी नहीं जानते हैं, तो लोग को ऐसे बताना पड़ेगा, मतलब जागरूक करना पड़ेगा, तभी ये हमारा झारखंड का मतलब कृषि उत्पादन बढ़ेगा। तो ये झारखंड में खासकर संथाल परगना क्षेत्र में जो है कृषि के विकास में यांत्रिकी विधि किस तरह से जो गति यहाँ पे दे रही है, किस तरह से लोग इसका उपयोग इधर कर रहे हैं? ऐसे तो हम लोग अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसान भाइयों को दिन ब दिन प्रशिक्षण दे रहे हैं कि कौन कौन से हमारे यहाँ यंत्र है, उसका प्रदर्शन दे रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, खेत में दिखा रहे हैं कि इसका कैसे उपयोग किया जाए, कैसे उसको बढ़ा दिया जाए। किसान भाई जैसे हैं कि मतलब अगर जब तक वो नए नए औजार का नए नए मशीन का उपयोग नहीं करेंगे तब तक कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए किसान भाइयों को जैसे कि वो लोग देसी हल उपयोग करते हैं, देसी हल वही छोटा सा हल है जिससे मतलब वो अच्छा से ज़मीन का जोताई भी नहीं कर सकते। लेकिन किसान भाई देसी हल के जगह दूसरा औजार यूज करें, जैसे हो गया कि बिरसा रीजर हो गया, बिरसा मोल्ड बोल्ड हो गया, डिस्क हेरो हो गया, डिस्क प्लाव हो गया, कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया। ऐसे बहुत सारे नए नए औजार हैं। किसान भाई इसमें कुछ लोग तो नाम भी जानते हैं, कुछ नहीं भी, कुछ नाम भी नहीं सुने। इसलिए किसान भाइयों को जब तक लोग जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक वो कैसे इसका उत्पादन बढ़ाया जाएगा, जब तक वो उपयोग कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम लोग कृषि विज्ञान के द्वारा वो लोग को इसका प्रशिक्षण देते रहते बीच बीच में, और लोग बताते हैं कि आप लोग ये नए नए तरह का औजार और मशीन का उपयोग करें और आप और यहाँ का मतलब उत्पादन को बढ़ावें। अच्छा, ये अब हम जानना चाहेंगे कि किसान में बहुत तरह के फसल लगाते हैं, तो किस फसल में किस यांत्रिक विधि का जो है इस्तेमाल करना चाहिए? किसान भाइयों जैसे हम कह रहे हैं कि खेती करने के लिए बहुत सारे औजार हैं। जैसे किसान भाई देसी हल के अलावा ज़्यादातर नहीं, कहीं कहीं कल्टीवेटर है और इसके सिवा कोई हल नहीं। तो खेती करने के लिए सबसे बहुत सारे औजार आ गए हैं, जैसे कि खेत की तैयारी से लेकर कटाई तक, फसल की कटाई तक बहुत सारे औजार उपयोग होते हैं, जिसमें आपका मतलब जैसे कि खेत का जुताई करना है तो खेत की जुताई करने के लिए देसी हल छोड़ के उसके अलावा बिरसा रीजर, बिरसा मोल्ड बोल्ड है, डिस्क हेरो है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, ये सब सारे हल हैं। ये आपका खेत की तैयारी के लिए। इसके बाद खेत के बुआई के लिए बहुत सारे हल हैं, वो आ गया ट्रांसप्लांटर आ गया, खेत मतलब लगाने के लिए वो ट्रांसप्लांटर, इसका उपयोग कर सकते हैं, इससे मतलब खेत में फसल को बो सकते हैं। अच्छा, ये जो यांत्रिक उपकरण जो है जो भी यूज़ करते हैं हमारे किसान भाई, तो इसकी क्या लागत क्या आती है पहले की अपेक्षा? इसमें समय और कॉस्ट दोनों में क्या फ़र्क? हाँ, इसमें लागत तो थोड़ा सा लगता है। एक बार इन्वेस्टमेंट किसान इसमें एक बार पैसे लगाएंगे तो क्या है कि उसको लाइफ टाइम फ़ायदा करेगा। क्या होगा कि इसमें क्या होगा कि अभी जो लगाते हैं तो उसमें मेहनत ज़्यादा पड़ता है और उत्पादन कम होता है। जब ये सब यंत्र खरीद लेंगे तो वो लोग को क्या होगा कि टाइम की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और क्या होगा उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा। अभी बहुत सारे किसान भाई धान लगाए हुए हैं, मक्का की खेती भी कर रहे हैं, तो इस समय कौन सा यांत्रिक विधि का उपयोग करें ताकि उसके फसल को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? हाँ, आपने बढ़िया क्वेश्चन किया। अभी जो धान लगा है तो धान में अभी क्या है कि आपको मतलब अभी 20 से 25 दिन के बाद खरपतवार जो होते हैं, घास है, तो घास को हटाने के लिए किसान भाई खरपतवार निरोधक यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे हो गया कि पैडी वीडर, जापानीज पैडी वीडर हो गया, कोनो पैडी वीडर, इसका उपयोग करते हैं। जैसे किसान भाई जो सीरी विधि से लगाए हैं, लाइन में लगाए हैं, उसमें इस यंत्र का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि वो अपना आराम से वो जो धान में घास लगे उसको निकाल सकते हैं बढ़िया से। वो क्या होता है घास उसमें मर जाएगा और क्या होगा कि उससे धान के फसल को फ़ायदा पहुंचेगा और उपज में बढ़ोतरी होगी।
और मकई का, जैसे कि मकई अगर मकई का पौधा लगाएं तो मकई का पौधा के मट्टी को चढ़ाने के लिए जैसे किसान भाई क्या करेंगे कि वो कुदाल से उसको मट्टी को चढ़ाते रहेंगे। और क्या होगा, बिरसा मोल्ड बोल्ड होता है, उसको क्या करते हैं किसान भाई, उसको एक बांस से जोड़ के एक साइड, वो मिट्टी एक साइड पलटता है, वो क्या करेंगे कि उसको एक साइड से चला देंगे तो मिट्टी ऑटोमेटिक एक साइड चढ़ते जाएगा, फिर दूसरे रो में चलाएंगे तो उससे फिर वो फिर दूसरे रो में चढ़ेगा। इसी तरह कंटिन्यूअस करते जाएंगे तो हर रो में मट्टी चढ़ते जाएगा, इससे फसल मजबूत रहेगी। अंत में चलते चलते हमारे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह ये देना चाहिए कि जो भी उनके पास पुराने औजार हैं उसकी जगह पे जाके वो मृदा संरक्षण विभाग में जाके वहाँ से नए नए औजार प्राप्त करें, मतलब वहाँ पे अनुदान पे भी मिलता है, उसको या तो बाज़ार से खरीद लें और वो सब नए नए औजार का उपयोग करें। तो देखा किसान भाइयों, श्री प्रमोद कुमार जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी। यदि आप यांत्रिक विधि से खेती करेंगे तो आपको समय की बचत भी होगी और फसल में मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। आपने हमारे किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने आज ढेर सारी नई नई जानकारियाँ ले ली। आशा करती हूँ कि आज की जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो जाते जाते आप हमारा पता लिख लें, जिसके द्वारा आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। जोहार।